नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिद्ध स्टडी सेंटर में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार के प्राचीन हिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। एक एक क्लास आप लोग को शुरू से हम करवा रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के शुरू से क्लास कीजिए। एक प्रथम क्लास से लेके जितना भी क्लास हम करवा चुके हैं, आपका आज का ये 12वां क्लास है। 12th क्लास आज करवा रहा हूँ। 11 क्लास ऑलरेडी हम पहले करा चुके हैं, तो अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो शुरू से जाइए मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पे। वहाँ पे बिहार समग्र के नाम से प्ले लिस्ट बना है, वहाँ पे जाइए। उस प्ले लिस्ट में शुरू से प्रथम क्लास से लेके जितने भी क्लास करवाए हैं सभी क्लास को कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग कंप्लीट मेरे चैनल से जुड़ के कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। आप लोगों को पिछले क्लास में महाजनपद के बारे में बताए थे, जिसमें बताए थे कि महाजनपद कितने थे, तो 16 थे। ये कहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से इसका क्या देखने को हमको साक्ष्य देखने को मिलता है। 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद बिहार में थे, तो 3 महाजनपद क्या थे आपके बिहार में। कौन कौन से अंग, मगध और वजी, ये 3 महाजनपद क्या थे बिहार में है। जितने भी महाजनपद थे सबकी राजधानी कहाँ थी, कितने महाजनपद है, तो 16 है। 16 कौन कौन से महाजनपद है, 16 महाजनपदों की राजधानी कहाँ है, तो विस्तृत जानकारी इसका पिछले क्लास में हम आप लोगों को दे चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से भी डायरेक्टली जाके क्लास को कर सकते हैं, या मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप लोग वहाँ से भी क्लास को कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को क्लास करवा रहा हूँ, तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और क्लास कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ के आप लोग क्लास को कर सकते हैं। जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी का फॉर्म आपका निकला था इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल CGL 4, उसका अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्ज़ाम, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का PCS का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के अपना स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जिसमें हम आप लोगों को अभी तो हम पढ़ा रहे हैं एक बिहार स्पेशल का क्लास करवा रहे हैं, जिसमें एशियन हिस्ट्री यानी बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। बिहार के मध्यकालीन इतिहास को, मिडाइवल हिस्ट्री को भी बताएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। बिहार के आपका बिहार से संबंधित कंप्लीट स्टडी अभी आप लोग को करवाएंगे। उसके बाद आपको हिस्ट्री के क्लास करवाएंगे, पॉलिटी के क्लास करवाएंगे, सभी को आपको हम एक एक करके क्लास करवाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और क्लास कीजिए। जो भी फ्रेंड्स मेरा क्लास कर रहे हैं, आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके एक लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करने का हमें भी क्या होगा, जिज्ञासा होगा, और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करवा पाएंगे। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का कितना क्लास है, ये 12 क्लास है। 11 क्लास ऑलरेडी आप लोग को हम करवा चुके हैं। आज का 12 क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे महाजनपद काल को ही देखेंगे, जहाँ से हम लोग क्लास से पिछला छोड़े थे उसके आगे से आप लोग को हम बताएंगे। आज महाजनपद काल को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो महाजनपद काल में आपको बता ही दिए कि क्या देखे थे, यहाँ पे उसका समय अवधि क्या था, कितना महाजनपद काल था टोटल। यहाँ पे पिछले क्लास में आप लोग को हम करवा चुके हैं। एक झलक आप लोग देख सकते हैं। राजधानी बताए थे कि कौन कौन से यहाँ पे राजधानी है, सभी राजधानी के बारे में, और उसके महाजनपद और उसके कहाँ का राजधानी है। आज हम लोग क्या देखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बुद्ध के समय 10 जो गणराज आपको क्या बताए थे कि बुद्ध के समय कितने गणराज थे, पिछले क्लास में आपको बताए थे 10 गणराज थे। तो 10 गणराज
के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट ऐसे करेंगे कि बुद्ध के समय 10 गणतांत्रिक राज्य, कितने राज्य थे? 10। उसके बारे में एक एक करके हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, बुद्ध के समय 10 गणतांत्रिक राज्य। बुद्ध के समय कितने गणतांत्रिक राज्य थे? 10। तो वो कौन कौन से 10 गणतांत्रिक राज्य थे वो सभी को यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। कपिल वस्तु के शाक के क्या थे? कपिल वस्तु के शाक थे। सुषमागिरी के भाग कौन थे? सुषमागिरी के भाग। अल्लेकप के बल्ली, वैशाली के लिच्छवी, पावा और कुशीनगर के मल, क्या था? पावा और कुशीनगर के मल, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलिये, केशपुत्र के कलाम, ये पल्ली वन के मोरिये, पावा के मल। यह राजतंत्रीय राज्यों से अलग थे। ये जो राज्य थे 10, ये जो 10 राज्य है, ये 10 राज्य के बारे में जो आपको बताए, ये क्या थे? राजतंत्रीय राज्यों से अलग थे और इसका शासन जनता के द्वारा चुने गए गणों द्वारा किया जाता था। ये जो 10 राज्य थे क्या थे दोस्तों? ये क्या थे? राजतंत्र, यानी राजा के शासन से क्या था? अलग था। इसका जो शासन होता था, इसका शासन जनता के द्वारा, जो जनता चुनता था उसके गणों के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत हमारा क्या है? आपका राजतंत्र नहीं है, ये जनता द्वारा यहाँ पे शासन को चुना जाता है। जनता, आप हम मिलके क्या करते हैं? नेता को चुनते हैं, वही नेता का है देश को चलाते हैं। तो उसी तरह ये 10 जो थे गणतांत्रिक राज्य थे, यहाँ पे राजतंत्र यानी राजाओं का शासन नहीं चलता था। यहाँ पे क्या? जनता द्वारा चुने गए गणों, यानी जो जनता द्वारा जिसको भी चुना जाता था उसी का शासन यहाँ पे होता था। तो ये जो 10 बुद्ध के समय जो गणतांत्रिक राज्य थे उसके बारे में आपको बता दिए। आगे देखते हैं विदेह राज्य। किसको देखेंगे? विदेह राज्य के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। विदेह राज का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। विदेह राज का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद का बारे में आपको जब हम पढ़ा रहे थे वैदिक सभ्यता, उस समय आपका ऋग्वैदिक सभ्यता में आपको चारों जो वेद होता है, चारों वेद के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से विस्तारित रूप से एक एक पॉइंट वाइज आपको पढ़ा रखे हैं। उसमें भी आपको बताए थे कि विदेह राज का उल्लेख कहा है यजुर्वेद में मिलता है, वही यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप लोग वो क्लास नहीं की है तो जाइए मेरे चैनल पे और जाके जल्दी से उस क्लास को कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है? विदेह राज का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? यजुर्वेद में आपको मिलता है। विदेह राज के संस्थापक निधि विदेह थे। कौन थे? विदेह राज के संस्थापक निधि विदेह थे। आगे देखते हैं दोस्तों, राजा जनक विदेह राज्य वंश के 25वें राजा थे। राजा जनक जो माता सीता के क्या थे? पिता माँ थे, वो क्या थे? आपका विदेह राज के 25वें राजा थे। विदेह राज के 25वें राजा कौन थे? तो राजा जनक थे। आपका एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि 25वें राजा विदेह राज के कौन थे, तो राजा जनक थे। आगे देखते हैं, राजा जनक की पुत्री सीता माता थी। आपको बता ही दिए कि सीता माता का पिता माँ कौन थे? राजा जनक थे, अर्थात राजा जनक की पुत्री कौन थी? तो सीता माता थी। राजा जनक को ही श्रीध्वज के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि श्रीध्वज नाम से किसको जानते हैं, तो जनक जी को जानते हैं। किसको? तो राजा जनक को किस नाम से जानते हैं? श्रीध्वज के नाम से जानते हैं। विदेह राज के अंतिम शासक कलल जनक कृति जनक थे। कलल जनक कह सकते हैं या कृति जनक कह सकते हैं। विदेह राज के जो अंतिम शासक थे कौन थे? कलल जनक थे या कृति जनक थे। कौन थे? कृति जनक थे। तो ये आपका क्या था? विदेह राज। विदेह राज का जो भी जानकारी था, जो एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, वो आपको यहाँ पे हम बता दिए। आगे देखेंगे वैशाली। वैशाली के बारे में हम लोग देख लेंगे। पूरी दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली था, यानी संपूर्ण
विश्व का पहला जो गणराज था वो क्या था आपका? वैशाली था। कौन था? वैशाली था। वही लिखा है कि पूरी दुनिया का पहला गणराज कौन था? वैशाली था। यानी संपूर्ण विश्व का पहला कोई गणराज था तो वो क्या था आपका? वैशाली था। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि सबसे पहला गणराज कौन था तो आपका वैशाली था। आगे देखते हैं, वैशाली के संस्थापक विशाल था। कौन था? वैशाली का संस्थापक पूछते कि कौन था तो विशाल था। वहीं पे आपका विदेह का संस्थापक कौन थे? तो निविदेह थे। कौन थे? यहाँ पे दो चीजें आप लोग याद कर लीजिए, निवि विदेह। निवि विदेह किसके संस्थापक थे? विदेह राज का। और वैशाली का संस्थापक कौन था? तो विशाल था। कौन था? विशाल। ये दो चीज आप लोग याद कर लीजिए, ऐसे ही याद हो जाएगा। निवि विदेह राज के संस्थापक, वैशाली के संस्थापक विशाल। विशाल आप सबसे जानवरों में सबसे विशाल जानवर किसको कहा जाता है? हाथी को। आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए कि जो सबसे बड़ा जानवर होता है या किसी चीज में सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण होता है उसको क्या कहते हैं? विशाल कहते हैं। तो वैशाली के संस्थापक कौन था? विशाल था। आगे देखते हैं दोस्त, विशाल जो वैशाली के संस्थापक विशाल थे, उनका पुत्र क्या था? इक्ष्वाकु था। क्या था? इक्ष्वाकु। उनके पुत्र का नाम अगर पूछ दे तो उनका पुत्र का नाम क्या था? इक्ष्वाकु था। तो विशाल के जो वैशाली के संस्थापक थे, विशाल के पुत्र का क्या नाम था? इक्ष्वाकु नाम था। आगे देखते हैं, वैशाली में कुल राजाओं की संख्या 33 था। वैशाली में कुल राजाओं की संख्या कितना था? तो 33 था। आपका वहाँ पे विदेह में कितना कर सकते हैं? आपका 25वें जो राजा थे कौन थे? राजा जनक थे। और अंतिम राजा आपको बता दिए वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछ रहा है कि वैशाली में कुल राजाओं की संख्या कितनी थी तो आपका बता सकते हैं कुल राजाओं की संख्या 33 थी। आगे देखते हैं, वैशाली का उल्लेख विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण में मिलता है। ये जो 4 पुराण है, ये चारों पुराण में किसका उल्लेख मिलता है? वैशाली का। कौन कौन सा? विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण और वायु पुराण। ये चारों पुराण में आपके वैशाली का उल्लेख देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, इस वंश का शासक सुमित था। ये जो आपका वैशाली है, वैशाली वंश के शासक कौन था? आपका सुमित था। यहाँ की प्रसिद्ध गणिका अर्थात नरवधु अमरपाली थी। अमरपाली के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इतनी सुंदर थी कि बिंबिसार का हुए इससे मोहित होकर शादी भी किए थे, ठीक है। तो आगे मैं अमरपाली के बारे में संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे। एक क्या थी? एक नर्तकी थी जिसको वैश्या भी कहते हैं लोग, ठीक है। कि ये क्या थी? एक बहुत ही नर्तकी थी जो बहुत ही सुंदर थी। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये प्रसिद्ध गणिका यानी नरवधु कौन थी? अमरपाली थी। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि वैशाली की नरवधु कौन थी तो आपका अमरपाली थी। अमरपाली बौद्ध धर्म अपनाने वाली दूसरी महिला थी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली दूसरी महिला कौन थी? आपकी अमरपाली थी। आगे देखते हैं, अमरपाली को भगवान बुद्ध ने आर्य अम्बा कहकर संबोधित किए। यानी अमरपाली को भगवान बुद्ध ने क्या कहे? आर्य अम्बा। क्या कहे? आर्य अम्बा कहकर संबोधित किए हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि आर्य अम्बा किसे कहा गया है तो अमरपाली को कहा गया है, या अमरपाली को आर्य अम्बा कहकर किसने संबोधित किया है तो भगवान बुद्ध ने किए हैं। आगे देखते हैं, वजी के संघों की संख्या कितनी थी? 8 थी। वजी के संघों की संख्या 8 थी। कौन कौन था? लिच्छवी था, विदेह था, गांत्रिक और वजी प्रमुख थे। इसमें से 8 थी जिसमें से प्रमुख कौन था? लिच्छवी था, विदेह था, गांत्रिक था और वजी था। जबकि अन्य 4 की
पहचान निश्चित नहीं है। एक जो चार है जिसकी पहचान किया गया है, कौन कौन सा? लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक और वजी। संख्या कितनी थी वजी में संघों की? तो वजी में संघों की संख्या 8 थी, जिसमें से 4 की पहचान हो पाई है। वो 4 कौन कौन से है? लिच्छवी है, विदेह है, ज्ञात्रिक है और आपका वजी है। जो अन्य 4 है उसकी पहचान नहीं हो पाई। सूत्र कृतांग के अनुसार उग्र, भोज, कौरव और इक्ष्वाकुओं को भी माना जाता है। ये जो 4 पहचान नहीं हुआ है, या आप कह सकते हैं कि सूत्र कृतांग के अनुसार उग्र, भोज, कौरव और इक्ष्वाकुओं को भी क्या आपका वज्र संघ के जो 8 संख्या है उसके भाग माने जाते हैं। तो ये तो वैशाली था। वैशाली के बारे में हम लोगों ने एक एक करके देख लिए। आगे देखते हैं हम लोग अंग के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और वजी के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है आपका अंग। अंग शब्द सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। अंग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका अर्थवेद में प्राप्त होता है। कहाँ पे? अर्थवेद, जो आपको 4 वेद बताए थे, 4 वेद के जो अर्थवेद है, अर्थवेद में आपका किसका उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम? तो अंग का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। अंग के संस्थापक राजा अंग कुमार अंग थे। वहीं पे आपको पूछ दे कि अंग के संस्थापक कौन थे? तो आपका राजा अंग कुमार थे। कौन थे? राजकुमार अंग थे। यहाँ पे आपको क्या बताए थे? विदेह। विदेह के संस्थापक कौन थे? नाभि विदेह। कौन थे? नाभि विदेह। कौन थे दोस्त? नाभि विदेह थे। वैशाली के संस्थापक कौन थे? तो विशाल थे। कौन थे? विशाल। वहीं पे अंग, अभी आपको क्या पढ़ा रहे? अंग के संस्थापक कौन थे? राजकुमार अंग किसके संस्थापक थे? अंग के संस्थापक थे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये चीज आप लोग याद कर लिए। संस्थापक पूछ सकता है कि किसके संस्थापक कौन थे? तो विदेह के संस्थापक नाभि विदेह थे। वैशाली के संस्थापक विशाल थे और अंग के संस्थापक अंग थे, यानी राजकुमार अंग थे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंग के संस्थापक राजा अंग या राजकुमार अंग थे। वर्तमान समय में अंग के क्षेत्र मुंगेर और भागलपुर है। वर्तमान समय में जो अंग का क्षेत्र है वो कहाँ है? आपका मुंगेर और भागलपुर है। ह्वेनसांग ने अंग के लिए चेम्पो शब्द का प्रयोग किया था। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि ह्वेनसांग ने अंग के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है, तो आप क्या कह सकते हैं? चेम्पो शब्द। कौन से शब्द? चेम्पो शब्द का प्रयोग ह्वेनसांग ने किसके लिए किया है? अंग के लिए किया है। अर्थात भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को ह्वेनसांग ने चेम्पो कहा है। क्या कहा है? चेम्पो कहा है। आगे देखते हैं। अंग को बिंबिसार ने मगध में मिला लिया। बिंबिसार के बारे में आगे पढ़ेंगे। बिंबिसार ने क्या किया था? अंग को मगध में मिला लिया। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए, जिसमें पहला आर्य राजा त्रितिक्षी था। कितने राजा? यहाँ पे 25 हुए। कितने राजा? 25 हुए, जिसमें पहला 33 किसमें था? थी आपका वैशाली में। आपको बताया था कि वैशाली में कितने राजा हुए थे? 33 हुए थे। और 25वें जो राजा थे विदेह के कौन थे? जनक जी थे। कौन थे? विदेह के 25वें राजा जनक जी थे। और आपका 33 राजा का उल्लेख किस में मिलता है? वैशाली में मिलता है। किसमें? वैशाली में आपको मिलता है। और अंग में भी क्या है? 25वें राजे का 25 राजाओं का क्या उल्लेख मिला है? कितने राजा हुए? 25। इसमें जो पहला राजा थे आर्य राजा थे। कौन? त्रितिक्षी क्या थे? आर्य राजा थे। प्रथम आर्य अंग के राजा थे। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वही यहाँ पे लिख रहा है कि अंग में कुल 25 राजा हुए। कितने राजा हुए? 25 राजा हुए, जिसमें पहला आर्य राजा
त्रिकटिसी था। आर्य राजा कौन था? त्रिकटिसी था। आगे देखते हैं, महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। महाभारत में आप लोग महाभारत देखे होंगे, जिसमें कुंती पुत्र कर्ण के बारे में आप लोग देखे होंगे कि कर्ण क्या थे? आपका कुंती पुत्र थे, वो क्या थे? अंतिम आर्य राजा। अंतिम आर्य राजा कहाँ के थे? अंग के थे। आगे देखते हैं, महाभारत युद्ध के दौरान अंग राज्य की अंतिम 3 राजा क्रमशः दहिदावन, द्रौध वर्मन, ब्रह्मदत्त थे। कौन कौन से थे? 3 अंतिम राजा कौन के? दहिवाहन थे, द्रौध वर्मन थे और ब्रह्मदत्त थे। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, ठीक है, कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो आपकी चंपा थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है। आगे देखते हैं, दधि वाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। यानी महावीर से प्रेरित होकर दधि वाहन की पुत्री चंदना ने क्या किया? जैन धर्म को स्वीकार किया। और जैन धर्म की स्वीकार करने वाली प्रथम ये क्या थी? महिला थी। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि प्रथम महिला वो कौन थी जिसने जैन धर्म को स्वीकार की, तो चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। एक किसकी पुत्री थी? तो दधि वाहन की पुत्री थी। ये किससे प्रेरित होकर क्या की थी? जैन धर्म को अपनाई थी। तो ये महावीर से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपनाई थी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दधि दावन की पुत्री कौन थी? चंदना थी, जो जैन धर्म को यहाँ पे महावीर से प्रेरित होकर क्या की थी? स्वीकार कर ली थी। वो क्या थी? प्रथम महिला थी जिसने जैन धर्म को स्वीकार की थी। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आप क्या टिक मारिएगा? चंदना। क्या टिक मारिएगा दोस्तों? चंदना थी जिसने प्रथम जैन धर्म को स्वीकार की थी। प्रथम वो महिला थी। ये किसकी पुत्री थी? तो दधि वाहन की पुत्री थी। किससे प्रेरित होकर जैन धर्म को अपनाई थी? तो महावीर से प्रेरित होकर अपनाई थी। आगे देखते हैं, मगध के राजा बिंबिसार ने अंग के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज को मगध में क्या किया? मिला लिया। आगे ऊपर आपको बताए थे कि बिंबिसार ने क्या किया था? अंग को अपने राज में मिला लिया थे। तो अगर प्रश्न आ जाए कि बिंबिसार ने किसके शासन काल में अंग को मगध में मिलाया था, तो जो ब्रह्मदत्त राजा थे, अंतिम राजा, उसी के समय क्या किए थे? बिंबिसार ने अंग को अपने राज में मिला लिए थे। आगे देखते हैं दोस्त, वजी संघ। अब किसके बारे में देखेंगे? वजी संघ के बारे में हम लोग जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है पॉइंट वाइज एक एक करके देख लेते हैं। दुनिया का प्रथम गणराज्य वजी संघ था। दुनिया का प्रथम जो गणराज्य था क्या था? आपका वजी संघ था। बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में वजी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। आपको ऊपर बता चुके हैं कि बुद्ध के समय कितने गणराज्य थे? 10 गणराज्य थे, जिसमें से एक प्रतिष्ठित जो गणराज्य था क्या था? आपका वजी संघ था। क्या था? वजी संघ था। वही यहाँ पे लिखा गया है कि बुद्धकालीन यानी बुद्ध के समय प्रमुख गणराज्यों में वजी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। आगे देखते हैं, वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल में वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैली गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवियों का गणराज्य था। यहाँ पे इसका मतलब समझिए आप लोग कि वर्तमान समय में जो तिरहुत प्रमंडल है उसमें वैशाली है, मुजफ्फरपुर तक फैली गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवियों का गणराज्य था। क्या था? लिच्छवियों का गणराज्य था। तो लिच्छवियों का गणराज्य कहाँ था? आपका वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैली जो गंगा नदी का तट है वहाँ तक किसका गणराज्य था? लिच्छवियों का गणराज्य था। आगे देखते हैं, ये गणराज्य 8 कुलों का एक संघ था। ये जो गणराज्य था वजी संघ, ये कितने कुलों का संघ था? तो ये भी 8 कुलों का मिला के क्या था? एक संघ था, जिसमें विदेह क्या था? विदेह था, ज्ञातिक था, लिच्छवी था, खांतरिक था एवं वजी महत्वपूर्ण थे। ये क्या थे? इसमें महत्वपूर्ण थे। वजी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। कहाँ थी वजी का राजधानी?
वैशाली थी। आपका अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा था। आपको क्या बताए थे? अंग की राजधानी अभी ऊपर बताया कि अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं वहीं पे वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणराज था। यहाँ पे ऊपर ही आपको बता दिए कि वज्जी क्या था? आपका प्रथम गणराज था। वही यहाँ पे लिखा गया कि वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य, वज्जी संघ का जो लिच्छवी गणराज था इतिहास में ज्ञात प्रथम गणराज था। लिच्छवी गणराज क्या था? इतिहास में ये प्रथम आपका गणराज था। आगे देखते हैं। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में प्रथम गणराज था। उसके आगे देखिए, वज्जी संघ के सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज थे। वज्जी संघ के जो सबसे प्रबल मजबूत सदस्य थे वो कौन थे? लिच्छवी राज थे, जिसके शासक क्षत्रिय थे। इसके जो भी शासक थे, राजा थे, वो क्या थे? आपका क्षत्रिय थे। क्या थे दोस्तों? क्षत्रिय थे। आगे देखिए, कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख राज्य शब्दोपाजीवी संघ के रूप में किया है। कौटिल्य ने यानी कौटिल्य ने क्या किया है? लिच्छवी जो राज है उसका उल्लेख क्या किया है? शब्दोपाजीवी संघ के रूप में किए है। इसके शातुक एवं ज्ञातुक एक अन्य सदस्य था जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। जिसका प्रमुख कौन थे? सिद्धार्थ थे। यहाँ पे समझिए, इसका कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख किस में किया है? शब्दोपाजीवी संघ के रूप में किया है। किसको? लिच्छवी राज को। किस रूप में? शब्दोपाजीवी के रूप में किया है। और इसके क्या थे? शब्दोपाजीवी के अथवा लिच्छवी राज के सात्विक एवं गात्रिक क्या थे? अन्य सदस्य थे। अन्य सदस्य कौन थे? आपका सात्विक और ज्ञात्रिक थे। जिसका प्रमुख कौन था? सिद्धार्थ था। जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। आगे देखिए, कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। यानी वही आगे पढ़ाएंगे मौर्य वंश, जिसमें पढ़ाएंगे कि चाणक्य ने किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए, कहाँ से उठाए, कहाँ पे उनको देखे और किस तरह उनको एक मजबूत शासक के रूप में चंद्रगुप्त ने क्या किए? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाए और घनानंद को पराजित करके मगध पे सबसे मगध का प्रबल राजवंश के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को स्थापित किए, जिसके बारे में आगे आप लोग को बताएंगे। तो वही यहाँ पे क्या आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो कौटिल्य भी कह सकते हैं, विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि कौटिल्य को किस नाम से और जानते हैं? चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। आगे देखिए, यात्रिकों का प्रमुख स्थान कुंडलग्राम, यानी कुंडलग्राम किसको कहते थे? वैशाली को कुंडलग्राम था। तो वहीं पे अगर प्रश्न आ जाए कि यात्रिकों का प्रमुख स्थान कहाँ था, तो कुंडलग्राम था। आगे देखते हैं दोस्त, सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सिद्धार्थ के पुत्र किनके? महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी राज के प्रमुख चेतक की बहन थी। महावीर की जो माता थी वो क्या थी? त्रिशला, जो लिच्छवी राज के प्रमुख चेतक, किसके? चेतक की बहन थी। त्रिशला कौन थी? चेतक की आपकी बहन थी। आगे देखते हैं, वज्जी संघ का संविधान एक प्रशासन संघात्मक लोकतंत्र की तरह था। वज्जी संघ का संविधान किस तरह था? एक वज्जी संघ का संविधान और प्रशासन संघात्मक और लोकतंत्र की तरह था। आगे देखिए, राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? संस्था कहलाती थी। तो एग्जाम में आ जाए कि आपका वज्जी के समय क्या थी? राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? तो संस्था। क्या कहलाती थी दोस्तों? संस्था कहलाती थी। आगे देखते हैं, संस्था में सभी राजाओं के अधिकार समान थे। संस्था में जो थे जितने भी राजा थे, सभी राजा का समान क्या था? अधिकार क्या था? एक समान था। लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान प्राप्त होता था। लेकिन उसमें जो बुजुर्ग थे उनको क्या था? अधिक सम्मान दिया जाता था, अधिक सम्मान उनको प्राप्त होता था।
आगे देखिए, वजीर संघ के अंतर्गत वैशाली की नगर वधु के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी अमरपाली की नियुक्ति की गई थी। आपको ऊपर ही बता दें कि अमरपाली क्या थी, बहुत ही सुंदर थी, जिसको वो क्या थी, एक नर्तकी थी। वही यहाँ पे लिखा है कि वजीर संघ के अंतर्गत वैशाली की नरवधु कौन थी, अमरपाली थी। तो नरवधु के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी अमरपाली को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ था। आपको पहले ही बता दें कि बिंबिसार ने क्या किए थे, शादी किए थे, और अमरपाली से क्या एक पुत्र प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे वही लिखा है, जिसका संबंध किससे था, बिंबिसार से था। तो अमरपाली के बारे में भी आपको बताए थे कि आपको बताएंगे, तो अमरपाली के बारे में यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, अमरपाली वैशाली की क्या थी, एक नर्तकी थी। क्या थी, एक डांसर थी। क्या थी आपकी, एक डांसर थी। परम रूपवती काम कला प्रवीण एक वैश्या थी। आपको पहले ऊपर भी बताया कि इनको लोग क्या वैश्या बोलते थे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या थी, परम रूपवती काम कला प्रवीण, इतनी सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और एक क्या थी, वैश्या थी। अमरपाली के सौंदर्य से मोहित होकर बिंबिसार ने इसे लिच्छवी से जीतकर राजगृह लाया था। यानी अमरपाली से इतना मोहित हुए बिंबिसार, इतने माने मोहित हो गए थे कि क्या किए, बिंबिसार ने जीत कर, मोहित होकर, यानी उसके सुंदरता से क्या हुए, मोहित हो गए, और उसे जीत कर कहाँ लाए, राजगृह लाए। बिंबिसार ने अमरपाली से क्या किए, शादी कर लिए। जो आपको पहले भी बताए थे, बिंबिसार ने इतनी मोहित हो गए इनके अमरपाली के सुंदरता से कि क्या किए, बिंबिसार ने अमरपाली से शादी किए। इसके सहयोग से उनके क्या थे, एक पुत्र हुए थे, जिसका नाम क्या था, जातक नाम था। वैशाली के जो वर वधु थे अमरपाली से किसने शादी की है, बिंबिसार ने शादी किया। और बिंबिसार और अमरपाली से क्या हुए, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसको किस नाम से जाना गया, जातक के नाम से जाना गया। वही यहाँ पे लिख रहा है कि बिंबिसार ने अमरपाली से क्या किए, शादी किया। इसके सहयोग से जातक नामक पुत्र रत्न की क्या हुआ, प्राप्ति हुआ। क्या हुआ, जातक नामक पुत्र का प्राप्ति हुआ। आगे देखते हैं। बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा। बिंबिसार ने जीवक को कहा गया तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा, जहाँ पे जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक और राजवैद्य बना। दोस्तों यहाँ पे आप एक बात समझिए कि बिंबिसार ने किससे शादी किए थे, अमरपाली से शादी किए थे। इनके सहयोग से क्या हुए थे, एक पुत्र के प्राप्ति हुआ था। पुत्र का नाम क्या था, जातक, जिसको जीवक, क्या जीवक क्या कह सकते हैं, जिसका नाम जीवक था, जीवक भी नाम था। यानी जीवक के नाम से क्या ये थे, प्रसिद्ध हुए। यानी आप कह सकते हैं कि बिंबिसार और अमरपाली के पुत्र का क्या नाम था, जीवक नाम था। अगर एग्जाम में पूछ दे कि अमरपाली थी, बिंबिसार ने किससे शादी किए थे, तो अमरपाली से वैशाली में शादी किए। ठीक है, जो क्या थी, वैशाली की वर वधु थी। यहाँ पे देख सकते हैं उसका क्या नाम था, जो अमरपाली और वैशाली अमरपाली और बिंबिसार से जो पुत्र की प्राप्ति हुआ, उसका क्या नाम था, जीवक था। तो जाहिर सी बात है कि हर एक माँ बाप अपने क्या कहते हैं, पुत्र का यानी बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो बिंबिसार ने क्या किए कि यहाँ पे देखिए, वही बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा। बिंबिसार ने क्या किया, अपने पुत्र जीवक को तक्षशिला में क्या किए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, शिक्षा के लिए भेजे, जहाँ जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक और राजवैद्य बना। जीवक ने क्या किया, वहाँ पे ज्ञान को अध्ययन किए और क्या बने, एक चिकित्सक बने, प्रख्यात यानी प्रमुख, बहुत ही प्रसिद्ध क्या बने, वो चिकित्सक बने और राजवैद्य बने। तक्षशिला पाकिस्तान में है। तक्षशिला अभी वर्तमान समय में कहाँ पे है, पाकिस्तान में। अमरपाली बौद्ध धर्म अपनाने वाली दूसरी महिला थी। अमरपाली क्या थी, बौद्ध धर्म अपनाने वाली दूसरी महिला थी। आप यहाँ पे क्या थे, इन्होंने भी क्या किए थे, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत से काम किए थे। जीवक ने भी क्या किए थे, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत
काम किए थे, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार इन्होंने भी किए थे। और जो दूसरी महिला थी बौद्ध धर्म का अपनाने वाली जीवक की माता अमृतपाली थी। आगे देखते हैं, अमृतपाली को भगवान बुद्ध ने आर्य अम्बा कह के संबोधित किया है, जो आपको ऊपर भी बता चुके हैं कि आर्य अम्बा कह के भगवान बुद्ध ने किसको संबोधित किया था, तो अमृतपाली को किया था। तो दोस्तों ये अमृतपाली के बारे में कुछ जानकारी था जो आपको बता दिए। आज का क्लास जो हम करवा रहे हैं महाजनपद काल, तो महाजनपद काल का ये दूसरा क्लास था, जो आज जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी था सब आपको एक एक करके बता दिए। तो महाजनपद काल का चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप लोग पहला क्लास और दूसरा क्लास दोनों अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसमें जो भी परीक्षा से संभावित प्रश्न आने वाले उसको पॉइंट वाइज एक एक करके सभी आपको बता दिए। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा क्लास जो करवाया जा रहा है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से नए जुड़े हैं और जुड़ के क्लास कर रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मेरे द्वारा क्लास कराया जाएगा या कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सब समय आप लोग को प्राप्त होते रहे। साथ ही आप लोग मेरे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आप लोग को प्रोवाइड करवा पाऊंगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।